यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सभी का टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और आज हम लोग एक और लेटेस्ट टॉपिक में आपका एक कवर करने वाले हैं, टॉपिक दैट इज क्लबिंग इनकम, जिससे एग्जाम 2023 जून में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, तो क्लबिंग इनकम क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ क्लब हो रहा है, कुछ मिलने जुलने वाला काम हो रहा है। क्लबिंग इनकम का मतलब क्या होता है ना, कि इनकम किसी और को जा रही है लेकिन टैक्स पे कोई और कर रहा है। अब ये क्लबिंग इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों आया मार्केट में, इस चीज को भी समझिएगा कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी क्लबिंग इनकम का कॉन्सेप्ट लेके आने का। पहले लोग क्या करते थे ना, कि जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड के पास काफी प्रॉपर्टी, हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो वो क्या करते थे कि अपने टैक्स बचाने के चक्कर में वो अपनी प्रॉपर्टी या कोई घर वाइफ के नाम पे ले लिया, या कोई शेयर वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, या तो फिर शेयर अपने पास रख लिया, जो उसका इनकम है वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, ताकि आप जो है टैक्स को बचा सके। तो ऐसा लोग करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को पकड़ लिया, बोला कि अरे भाई बहुत तेज बन रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा, लाइए हम क्लबिंग इनकम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। यहां पर फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहे, पूरा सेक्शन है इसका, सेक्शन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका कोई, अगर किसी और को इनकम जा रहा है लेकिन वो इनकम आपने आपके थ्रू, जैसे कि सपोज दैट कि मेरी कोई शेयर है, मेरा मार्केट में शेयर है, तो मैंने क्या किया, वो शेयर अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो शेयर मैंने अपने पास रख लिया, लेकिन मैंने ये बोला कंपनी को कि इस शेयर से जो डिविडेंड हो ना वो मेरे हस्बैंड को आप ट्रांसफर कर देना। अब शेयर मेरे पास है लेकिन इनकम हस्बैंड के पास जा रहा है, तो आपका टैक्स कौन पे करेगा? तो टैक्स जो होगा वो मुझे ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको ट्रांसफर किया। तो गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर जब आपका इनकम जो है उसका टैक्स कोई और पर्सन या जो ट्रांसफरर होता, अगर वो आपका टैक्स पे कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लब इनकम इनकम कहते हैं। कैसे, इसको समझिएगा, इसको हम लोग डीड इनकम भी कहते हैं। ये जो प्रोविजन है आपकी क्लबिंग इनकम की, ये आपकी किस पर एप्लीकेबल होती है? ओनली आपके इंडिविजुअल से एप्लीकेबल होती है, आपका फर्म या एचयूएफ या कंपनी पर जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। एचयूएफ पर भी एक सेक्शन होता है, उसको भी मैं बताऊंगी, लेकिन क्लबिंग इनकम का जो मेन आपका फंडा होता है वो आपके इंडिविजुअल्स पर अप्लाई हो, जैसे मदर पर, फादर पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर, बच्चे पर, ये सब पे आपका एप्लीकेबल होता है। क्लोज रिलेटिव के ऊपर इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पूरा सेक्शन आपका दिया गया है, सेक्शन 60 से लेकर 64 तक क्लबिंग इनकम के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्शन आपके 60 में क्या आता है। तो सेक्शन 60 में ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स तो आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सॉरी, आपने इनकम तो ट्रांसफर कर दिया लेकिन आपने एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सपोज दैट कि मेरे मेरे क्या है कि 2 हाउस है और ये दोनों घर मेरे हैं, लेकिन ये दोनों घर से जो रेंट आ रहा है ना, वो मैंने क्या कर दिया कि अपने हस्बैंड के नाम पर कर दिया कि भैया इस घर से जो रेंट आएगा ना वो आप रख लेना। तो गवर्नमेंट कहती है बहुत तेज, ऐसे नहीं चलेगा, घर तो आपके नाम पर है ना, घर आपने हस्बैंड के नाम पे किया क्या? नहीं किया ना। तो इस केस में ये जो आपका टैक्स होगा ये आपको ही पे करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इनकम का ट्रांसफर किया है, एसेट्स का ट्रांसफर नहीं किया। शेयर मैंने अपने पास रख लिया, शेयर से मिलने वाले डिविडेंड इनकम मैंने आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया। तो एसेट्स तो मेरे ही पास है, मैंने सिर्फ आपके ऊपर इनकम का ट्रांसफर किया है। तो ये सेक्शन 60 है। सेक्शन 61 में क्या आता है? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? वो एसेट्स जो आज तो आप किसी को दे दे रहे हो लेकिन कल को आप उससे ले सकते हो। आज मैंने अपने, या फिर मान लीजिए कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे एक प्रॉपर्टी दे दी कि प्रियंका बड़ा खुश है आज, ये लो ये घर तुमको दे देते हैं लेकिन कंडीशन लगाते हैं कि 5 साल के बाद ना मैं ये वापस ले लूंगा। अरे भाई, तो दिया किस लिए था? तो यहां पर है ये रिवोकेबल है, यानी एसेट्स आप मुझे दे तो रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपना ओनरशिप उस पर रख रहे हो। आप बोल रहे हो कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, कल को अगर मुझे लगेगा कि मेरे को वापस लेना है तो इसको हम वापस ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 2, 64(1) सबसेक्शन 4 और 64(1) सबसेक्शन 7 भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको स्पाउस के केस में स्पेशली हमको ये आपका क्लबिंग ऑफ इनकम देखने को मिलता है। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम इन केस ऑफ सन की वाइफ के केस में क्या होता है? वो सेक्शन 64(1)(6), 64(1)(8 में आता है। उसके बाद माइनर चाइल्ड का जो आपका क्लबिंग इनकम होता है वो 64 सबसेक्शन 1A में आता है।
और सबसे लास्ट में हमारा आता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ HUF, जो हमारा 64 सब सेक्शन 2 में आता है। ये सारे सेक्शंस आपको याद करने हैं, ये काफी ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसी सेक्शन से आपको पूछ दे, क्योंकि क्लबिंग इनकम आपका टच कर दिया है जून वाले एग्जाम में, क्लबिंग इनकम टॉपिक आपका टच कर दिया गया है, तो अब तो क्लबिंग इनकम वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमको इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो सेक्शन सारे क्लियर, इसको डिटेल में आइए पढ़ते हैं। तो सेक्शन 60 में क्या बात हो रही है, कोई भी पर्सन यहां पर आ सकता है। कोई का पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन यहां पर आ सकता है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, मदर, फादर, कोई भी आएगा। क्लबिंग इनकम का जो केस होता है ना, वो रिलेटिव पर अप्लाई होता है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लबिंग इनकम रिलेटिव पर ही अप्लाई होते हैं। रिलेटिव कौन हो जाएंगे, रिलेटिव मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, है ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव में आ जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है स्पेसिफिक सिनेरियो में कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसका, इनकम का, विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स आइदर बाय द वे ऑफ अग्रीमेंट और अदर वे। आप अग्रीमेंट करके या विदाउट अग्रीमेंट इनकम ट्रांसफर कर दे रहे हैं किसी और पर्सन को, तो इस केस में जो इनकम पर जो आपका टैक्स बनेगा वो इनकम किसके हाथ में क्लब्ड होगा, तो वो इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब्ड होगा। मैम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कौन है, तो जो ट्रांसफर कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी है, आज की डेट में जो हाउस है वो मेरे नाम पे है, तो मैं उसकी मालकिन हूं, तो ये क्या हो गया, ये हाउस मैं हो गई ट्रांसफरर, और मैंने क्या किया, उस हाउस से मिलने वाला इनकम जो है मैंने अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो हो गए ट्रांसफरी। तो हमेशा अगर आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो ये ट्रांसफरर के हेड में आपका क्या होगा कि इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 61, इसमें भी आपका कोई भी पर्सन आता है, यहां पर रिवॉक्ड एसेट्स आपका आता है। अब ये रिवॉक्ड क्या होता है, यानी कि वो एसेट्स जो आपने आज किसी को ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन कल आप कभी भी उससे ले सकते हो, ये हमारा क्या होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर होता है। ये सेक्शन 61 में बात किया गया है कि अगर कोई इनकम, ठीक है ना, कोई एसेट से अगर कोई आपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया लेकिन कभी भी आप उसको रिवॉक्ट कर सकते हो, नहीं कभी भी उसको वापस ले सकते हो, तो इस केस में ट्रांसफरर के हैंड में आपका क्लब्ड किया जाएगा उस इनकम को, यानी वो इनकम ट्रांसफरर का इनकम माना जाएगा और उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर क्या होगा जरा और ध्यान से देखिए कि व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर एन एसेट्स टू अनदर पर्सन keeping a clause in the transaction which empower the transferor to take back the ownership anytime, कभी भी वो एसेट्स का ओनरशिप वो ले सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवोकेबल। अब यहां पर क्या होता है, रिवोकेबल में आपका दो एक्सेप्शन भी होता है, ये एक्सेप्शन को भी थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर दिया है कि नहीं दिया देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि सपोज दैट कि मेरे को किसी एनी पर्सन में कोई भी आ सकता है, मेरे को किसी ने बोला कि प्रियंका ये घर तुम्हारा है, ये घर जिसमें तुम रह रही हो ये घर तुम्हारा है, और ये घर तब तक तुम्हारा है जब तक कि मैं जिंदा हूं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सेप्शन है कि यहां पर रिवोकेबल वाला जो अप्लाई है कंडीशन यहां पर आपका नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक वो घर मेरा है, तो यहां पर वो वापस लेने का बात ही नहीं आता है, फिर तो वो चल जाएंगे, तो फिर कहां से वापस वाली बात आ गई, तो ये एक्सेप्शन हो गया। या दूसरा कंडीशन ये भी बोल सकते हैं प्रियंका ये घर तुम्हारा है और तब तक तुम्हारा है जब तक तुम जीवित हो, तो भाई जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये घर मेरा है, तो फिर से वापस जाने वाली बात ही नहीं होती है। तो ये कंडीशन जो होता है ना, ये जो कंडीशन होता है आपका रीट्रांसफर का जो कंडीशन होता है, इस केस में आपका सेक्शन 61 एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। यहां पर सेक्शन 61 में वही आएगा जो एसेट्स को आगे चलकर आप वापस ले सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, दैट इज आपका ट्रांसफरर के हैंड में क्लब किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफरर कौन होता है, पर्सन जो ट्रांसफर करता है एसेट्स को, और ट्रांसफरी कौन होता है, जो एसेट्स को रिसीव करता है। सिंपल सी यहां पर बात है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 और आपका सबसेक्शन 4, इसको जरा समझिएगा। ये आपकी बात करती है स्पाउस के बारे में। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड भी आ जाता है, वाइफ भी आ जाता है, ठीक है, दोनों का मतलब आपका स्पाउस में आ जाता है। अच्छा मेरे को ये बताइए, क्या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फियांसे, क्या ये स्पाउस में आएंगे, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव ट्रांसफर एनी एसेट्स टू योर वाइफ विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि अगर आप कोई अपना एसेट्स, हस्बैंड है, वाइफ को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एसेट्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं,
और वहां पर एडेक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इन एडेक्वेट कंसिडरेशन, तो इस केस में आपका जो हस्बैंड होगा, ठीक है ना, इस केस में जो हस्बैंड होगा उसके हैंड में ये अमाउंट जो होगा वो क्लब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस आपका अमाउंट जो वो क्लब्ड हो जाएगा। किस केस में क्लबिंग ऑफ इनकम आपका अप्लाई नहीं होगा? तो अगर एसेट्स है, अगर एडेक्वेट कंसिडरेशन है, तब तो फिर यहां पर आपका क्लब्ड इनकम अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका डिवोर्स हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी दे दी है और उसका कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन है, आपने उसको प्रॉपर्टी दे दी है, लेकिन जब आपने उसको प्रॉपर्टी दी है और उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम हो रहा है, तो उस समय आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्टैब्लिश होना जरूरी है। सपोज दैट कि आपका उस समय डिवोर्स हो गया है, तो इस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एग्जिस्ट करना बिल्कुल कंपलसरी है, ये एग्जिस्ट करेंगे तभी आपको इसका जो होगा फायदा मिलेगा। एंड इट वॉज ट्रांसफर बिफोर मैरिज, इट वॉज ट्रांसफर बिफोर मैरिज, अगर आपने शादी के पहले ट्रांसफर कर दिया तो भी यहाँ पे क्लबिंग इनकम का आपका एक्सेप्शन हो जाएगा, यानी क्लबिंग इनकम यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उस समय आपकी शादी नहीं हुई है। शादी के पहले बात कर रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है बात करने में, क्या बात है, यही मेरी जीवन संगनी है, इनके बिना तो हम जी नहीं सकते, ये ना हो तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे, ऐसी वाली फीलिंग आ गई। और उसके बाद अपना अपने एसेट्स अपना ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद जब आप जा रहे हैं वहां पर देखने, तो फिर वहां पे क्लब्ड इनकम आपका नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी मैरिज नहीं हुई है। स्पाउस में आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उस समय केस में क्या होगा, ये आपका टैक्सेबल होगा। किसके हाथ में? आपके हाथ में, यानी कि हस्बैंड के हाथ में, यानी कि ट्रांसफरर के हाथ में, ठीक है। चलिएगा, और नॉट अप्लाई का 3 कंडीशन आपको बता चुके हैं। अगर डिवोर्स हो गया हो, अगर एडेक्वेट कंसिडरेशन हो, या फिर अगर मैरिज के बिफोर अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। डॉटर इन लॉ के केस में क्या होता है? सेक्शन 64 सबसेक्शन 6, डॉटर इन लॉ के केस में क्या होता है? अगर आप कोई एसेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डॉटर इन लॉ को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, और वहां पर इनएडेक्वेट कंसिडरेशन है, तो यहां पर जो क्लब्ड माना जाएगा वो किसके हैंड में माना जाएगा? ट्रांसफरर के हाथ में। कोई भी इनकम अगर उस एसेट से होती है तो वो एसेट्स जो है वो क्लब्ड इनकम आपका माना जाएगा, और ट्रांसफरर के हाथ में, यानी जिसने उसको दिया है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा माइनर चाइल्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर चाइल्ड का जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A है। इसमें हमारा क्या कह रहा है? माइनर चाइल्ड का मतलब क्या होता है? लेस देन 18 ईयर्स। ये कह रहा है कि कोई इनकम अगर माइनर चाइल्ड जो है अगर वो अर्न कर रहा है, माइनर चाइल्ड के पास, जैसे कि कुछ लोग ये भी करते थे कि मेरे पास पैसा है, मैंने क्या किया कि एफडी जो है अपने बच्चे के नाम पर मैंने एफडी कर दी। अब एफडी से जो इंटरेस्ट आएगा तो क्या वो बच्चे का हो गया? क्या वो बच्चा टैक्स पे करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स लोग बहुत लोग करते हैं कि भाई अपने बच्चे के नाम पर एफडी कर दिया, या अपने, जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था 80C वाले में कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना लिया है। सुकन्या समृद्धि योजना मैंने बेटी के नाम पे लिया है, लेकिन उसका जो एग्जाम्पशन मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है ना। तो सेम वही बात है कि अगर आपने अपने बेटे के नाम पर, बच्चे के नाम पर अगर आपने एफडी करवाई है, तो एफडी से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट जो हो वो किसका इनकम माना जाएगा? क्या वो इस बच्चे का इनकम माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो पेरेंट्स का इनकम माना जाएगा। तो माइनर चाइल्ड के केस में जो क्लब्ड होता है वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। पेरेंट्स में आपका हीज और हर, यानी मदर भी आ सकते हैं, फादर भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम मदर या फादर दोनों वर्किंग है, तो हम किसके हेड में ये डालेंगे? तो याद रखिएगा कि जिसका इनकम ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका भी, हुज इनकम ग्रेटर, मदर या फादर जिसकी भी सैलरी ज्यादा होगी, जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी, उसके हैंड में इस अमाउंट को क्लब्ड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ये सिंपल से कहती है। एग्जांपल दिया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपने लिया है माइनर चाइल्ड के नाम पर, उस पर इंटरेस्ट आपको अर्न हो रहा है, तो इंटरेस्ट जो होगा वो आपका किसके नाम पर क्लब्ड किया जाएगा? तो पेरेंट्स के नाम पर। कौन सा पेरेंट्स? जो आपका हाईएस्ट अर्निंग में। सपोज दैट कि बीबी कमा रही है 1 लाख रुपीज और हस्बैंड कमा रहे हैं 2 लाख, तो हस्बैंड ज्यादा कमा रहे हैं तो हस्बैंड के नाम पे आपका क्लब्ड हो जाएगा। या अगर हस्बैंड कमा रहे हैं 2 लाख, बीबी कमा रही है 3 लाख, वाइफ कमा रही है 3 लाख, तो वाइफ के नाम पे क्लब्ड हो जाएगा, यानी आपका मदर के नाम पे क्लब्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी है, लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ एग्जाम्पशन है जहां पर ये चीजें आपकी अप्लाई नहीं होती है। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पशन, इसको जरा ध्यान देखिएगा। अगर आपका जो माइनर चाइल्ड है अगर वो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो उस केस में आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका माइनर चाइल्ड आपका डिसेबिलिटी
से सफर कर रहा है और 80U में ये मेंशन आपने कर दिया है, तो आपको वहां पर क्लब्ड नहीं किया जाएगा उसके इनकम को। अगर आपका माइनर चाइल्ड है, वो अर्न कर रहा है अपने मैनुअल वर्क से, यानी आपका जो माइनर चाइल्ड है वो खुद कुछ काम कर रहा है और वहां से अगर उसको पैसा आ रहा है, वो खुद अर्न कर रहा है, तो उस केस में ड्राइंग वगैरह करके कुछ पैसा उसके पास आ रहा है, तो उस केस में उसका जो इनकम है वो आपके साथ क्लब्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका माइनर चाइल्ड के पास स्पेसिफिक स्किल है या टैलेंट है, वो सिंगर है या वो एक्टर है, किसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है, इंडियन आइडल में जाके गाना गा रहा है, ठीक है, आपका अलग अलग शो में जा रहा है, वहां से प्राइजेस मिल रहे हैं उसको, वहां से कैश प्राइज मिल रहा है। अच्छा, इंडियन आइडल यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या बात है, मैंने देखा भी नहीं था, वॉइस इंडिया भी लिखा हुआ है। तो ये सब शो अगर आपका बच्चा कर रहा है और वहां से आपके बच्चे को अगर पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपके बच्चे का ही पैसा माना जाएगा, वो पैसा पेरेंट्स के हैंड में क्लब्ड नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे के नाम पर आपने खुद अपना पैसा कुछ एफडी आरडी करवाया है और वहां पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपके हैंड में क्लब्ड होगा। ये 3 जो है आपके एक्सेप्शन में आते हैं। अगेन मैं यहां पर लिख दे रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, चलिएगा। और यहाँ पर कुछ आपका ये भी होता है, अमाउंट होता है कि जो आपका क्लब्ड होगा वो कितना तक एग्जाम्शन होगा, 1500 रुपीज तक जो है आपका क्लब्ड हो सकता है बाई ईच माइनर चाइल्ड। जितने भी आपके माइनर चाइल्ड है सबका आपको 1500 मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन नहीं बोला है, 2 या 3 या 1 का कुछ लिमिटेशन नहीं बोला है, वो बोल दिया ईच माइनर चाइल्ड जो भी अंडर 18 है और वो 3 एक्सेप्शन को छोड़कर अगर उसके पास पैसा आ रहा है, तो 1500 तक का एग्जाम्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में। ये बातें बिल्कुल कही गई। गॉट द पॉइंट। लास्ट पॉइंट पे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्लबिंग और नॉन क्लबिंग क्लियर हो गया। तो आपका क्लबिंग कब एप्लीकेबल होगा कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है बच्चे के नाम पर या इंटरेस्ट आ रहा है तो क्लबिंग होगा। अगर आपका टोटल इनकम, जिस पेरेंट्स का टोटल इनकम जो होगा वो ज्यादा होगा, उसके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और एग्जाम्शन आपको 1500 मिल जाएगा पर चाइल्ड का, ठीक है ना। नो क्लबिंग आपका कब आएगा कि अगर आपका बच्चा जो है मैनुअली वर्क कर रहा है या आपके बच्चे के पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, वहां से पैसा कमा रहा है, या अगर आपका डिसेबल चाइल्ड के अंतर्गत 80U में डिडक्शन अगर आप ले रहे हैं, तो इस केस में आपका क्लबिंग जो होगा वो आपका नहीं किया जाएगा। तो ये आपके क्लबिंग एप्लीकेबल है और ये नो क्लबिंग का आपका सिनेरियो है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक लास्ट हमारा जो है सेक्शन 64 सब सेक्शन 2, दैट इज आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस केस में क्या कह रहा है कि कोई मेंबर है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है अपना प्रॉपर्टी टू HUF, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वहां पर है, तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो आपके क्लब्ड मानी जाएगी। किसके हैंड में? इंडिविजुअल के हैंड में, ठीक है। तो बस ये एक कैटेगरी आपका है कि अगर कोई HUF का मेंबर अगर कोई इंडिविजुअल को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल का ही इनकम माना जाएगा और उस पर उसको टैक्स जो है देना होगा और वो उसको क्लब्ड इनकम माना जाएगा और वो आपका टोटल इनकम में उसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जो कि बहुत पुराना नहीं है, जून 2023 का ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये सवाल तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, बहुत इजी सवाल आया था। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा डेली क्लास 8 PM पर होता है और 10 PM पर मेरा डेली आपका टेक्स्ट बुक के ऐप पर क्लास होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।